हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। इसका मैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में कवर कर रहा हूँ। मैंने चैप्टर फर्स्ट कवर किया है, प्रिलिमिनरी। आई ऑलरेडी कवर्ड चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी इन इंग्लिश एंड हिंदी। टुडे आई विल कवर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1। जो भी चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इससे संबंधित प्रिलिमिनरी चैप्टर से, वो सारे मैंने आज कवर किए हैं। तो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन सामने पुटअप करूंगा। आप भी कोशिश कीजिएगा उसका आंसर ढूंढने की। उसके बाद में हम उसके आंसर पे भी डिस्कशन करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियोज क्वेश्चंस आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रिया निसिट मीन्स सिट रिया मीन्स। ये मैक्सिम है। मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जुडिशियरी में। तो ये जो मैक्सिम है इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट इज देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट गिल्टी माइंड। ऑप्शन बी इज क्राइम इज द रिजल्ट ऑफ गिल्टी माइंड। ऑप्शन सी इज क्रिमिनल माइंड लीड्स टू क्राइम। ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। चार ऑप्शन हैं, तो क्या सही होगा इसमें से? आंसर इज ए, मीन्स देर कैन बी नो क्राइम विदाउट गिल्टी माइंड। अगर माइंड गिल्टी नहीं है तो बिना गिल्टी माइंड के कोई क्राइम नहीं हो सकता है। ये मैक्सिम है। एक्टस नॉन फेसिट रिया निसी मीन्स सिट रिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। The various words used to denote mens rea are defined in the Samhita itself are. First is voluntary, dishonestly, fraudulently, and reason to believe. Option B is corruptly and wantonly. Option C is malignantly and maliciously. Option D is rashly and neglectfully. मीन्स जहां पे भी ये आया है मेंस रिया, तो इसका मतलब क्या है? मेंस रिया डिनोट्स ऑप्शन ए वॉलंटरली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली एंड रीजन टू बिलीव। ये क्या है? मेंस रिया आर डिफाइंड इन द संहिता इटसेल्फ। मेंस रिया में डिफाइन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। मीन्स क्राइम के फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या क्या है? ऑप्शन ए मेंस रिया, ऑप्शन बी एक्टस रिया, ऑप्शन सी बोथ एंड बी मीन्स मेंस रिया एंड एक्टस रिया, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या क्या है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ एंड बी। ए एंड बी दोनों होंगे इसके। मेंस रिया भी है इसका फंडामेंटल एलिमेंट और एक्टस रिया भी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द कमीशन ऑफ क्राइम। यानी क्राइम होने में क्या क्या स्टेज हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट, कितनी स्टेप्स हैं टोटल, हमें क्वांटिटी बतानी है, तो 2 स्टेप है। ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 4, ऑप्शन डी इज 5। तो कितनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टोटल 4 स्टेज है क्राइम की। तो क्या क्या है? सबसे पहले इंटेंशन, पहली स्टेज है इंटेंशन होना चाहिए। बाद में प्रिपरेशन होना चाहिए। बाद में नेक्स्ट आगे की 2 स्टेज, आगे के क्वेश्चन मैं बताऊंगा। मैं क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज टू कमिट क्राइम। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन, इंटेंशन। ये तो मैं पहले बता ही चुका हूं आपको। तो पहली स्टेज क्या है?
ऑप्शन डी इंटेंशन। पहले इंटेंशन होना चाहिए और सेकंड स्टेज में मैंने आपको बता दिया क्या है, प्रिपरेशन। सेकंड क्या आ गई, प्रिपरेशन आ गई। प्रिपरेशन के बाद में क्या करता है, कोई भी अटेम्प्ट करता है और लास्ट में क्या हो जाता है, उसका कमीशन हो जाता है। तो ये 4 स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिटरमाइन वेदर द एक्ट इन क्वेश्चन अमाउंट्स टू एन अटेम्प्ट। तो कौन सा टेस्ट है, फर्स्ट इज लोकस प्योनिटेंटी प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, बोथ एंड बी, और डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बोथ एंड बी। दोनों ए एंड बी दोनों टेस्ट हैं किसके, टू डिटरमाइन वेदर द एक्ट इन क्वेश्चन अमाउंट्स टू एन अटेम्प्ट और नॉट। जो एक्ट है वो अटेम्प्ट है या नहीं है, तो उसके लिए ऑप्शन ए और बी के दोनों टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7 ए, हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ए इंडिया का सिटीजन है, कमिट्स ए मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। क्या करता है, कोई एक मर्डर क्रिएट करता है, मर्डर करता है इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया से बाहर। ही कैन बी ब्लैंक ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस ऑफ इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। तो उसको क्या किया जा सकता है अगर वो इंडिया में कहीं भी पाया जाता है तो, फर्स्ट ऑप्शन ए इज ट्राइड, ऑप्शन बी कॉन्विक्टेड, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, और ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो क्या किया जा सकता है, अगर इंडिया का सिटीजन है, इंडिया से बाहर कोई क्राइम करता है और इंडिया में कहीं वो पाया जाता है, तो क्या क्या किया जा सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ एंड बी क्या किया जा सकता है, ट्राइड एंड कॉन्विक्टेड। उसको ट्राई भी किया जा सकता है और कॉन्विक्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्राइम इज that the blank must commit the wrongful act। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्राइम, क्राइम का फर्स्ट एलिमेंट इज दैट क्या है कि मस्ट कमिट द wrongful act। फर्स्ट ओनली मेल, कौन कमिट करना चाहिए, ओनली मेल, ऑप्शन बी इज ओनली फीमेल, ऑप्शन सी इज एनिमल्स, ऑप्शन डी इज ह्यूमन बीइंग। मतलब कोई क्राइम करने के लिए कौन होना चाहिए, कौन किसके द्वारा क्राइम किया जाना चाहिए, ये ओनली मेल के द्वारा एक्ट किया जाना चाहिए क्राइम होने के लिए, या ओनली फीमेल के द्वारा, या फिर एनिमल्स के द्वारा, या फिर ह्यूमन बीइंग के द्वारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के द्वारा ये किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग statements correctly reflects the cardinal principle। क्या है, actus reus nos facit reum nisi mens sit rea, मैक्सिम है। तो इसका क्या है, इसको क्या दर्शाता है, mens rea is an essential element of a crime and there cannot be a crime without mens rea। ऑप्शन बी इज criminal liability under Indian law always implies mens rea। Option C is to constitute a crime there must be actus rea and mens rea। And last option D is actus rea is not always necessary to constitute a crime। The right answer is option C। Option C is to constitute a crime देयर मस्ट बी एक्टिस रिया एंड मेंस रिया। कोई भी क्राइम होने के लिए एक्टिस रिया एंड मेंस रिया होना आवश्यक है। मैक्सिम क्या है, एक्टिस रिया नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, मीन्स कोई भी क्राइम होने के लिए, कोई भी कंस्टिट्यूट टू ए क्राइम देयर मस्ट बी एक्टिस रिया एंड मेंस रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू बीएनएस डॉक्यूमेंट मीन्स, जो भारतीय न्याय संहिता उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड ऑन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ। यानी कि डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, उसका कुछ पार्ट इसने लिखा है कि एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और
डिस्क्राइब कोई भी मैटर है एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया गया ऑन एनी सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस पे बाय मीन्स ऑफ किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट, लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड, ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या होगा इसका? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसके ऊपर कोई भी मैटर है उसको एक्सप्रेस या फिर डिस्क्राइब किया गया है, वो मैटर किस रूप में हो सकता है? लेटर्स के रूप में हो सकता है, फिगर्स के रूप में हो सकता है, या फिर मार्क्स के रूप में हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में हो सकता है, या फिर डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड डिसऑनेस्टली एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 का सबसेक्शन 7 ऑफ बीएनएस। डिसऑनेस्टली जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 7 में, तो क्या है वो? with the intention of causing wrongful gain to one person only. With the intention of causing wrongful gain to another person only. With the intention of causing wrongful gain to one person only, or with the intention of causing wrongful gain to another person only. All of the above. And right answer is option C. Option C is with the intention of causing wrongful gain to one person only, or with the intention of causing wrongful gain to another person only. ये होगा इसका डिसऑनेस्टली, ये डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स ए पर्सन फॉलिंग अंडर। पब्लिक सर्वेंट है, उसमें कुछ बताया गया कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट होता है। तो उसमें से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक कमीशन्ड ऑफिसर इन द मिलिट्री, कि कौन कौन हो सकता है उसमें? एक कमीशन्ड ऑफिसर इन मिलिट्री, दूसरा एवरी जज empowered by law to do any judiciary functions, every officer of court, all of the above। तो पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन शामिल है? आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों हमने पढ़ा था, उसमें जो 7-8 लोगों को शामिल किया गया है, जो बताया गया है 7-8 लाइन उसमें दी गई हैं, उनमें से ये लाइन शुरुआत में है कि ये क्या होते हैं? पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन ए पर्सन गेन्स समथिंग बाय अनलॉफुल मीन्स टू विच ही इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड, यानी कोई व्यक्ति है जो कि अनलॉफुल मीन्स से कुछ गेन करता है, कुछ प्राप्त करता है, जिसके लिए वो इंटाइटल्ड नहीं है। इट इज चीटिंग, wrongful gain, fraud, causing injury which is likely to cause death। तो क्या होगा वो? अगर कोई अनलॉफुल मीन से कोई गेन प्राप्त करता है और जिसके लिए वो इंटाइटल्ड नहीं है, तो उसको क्या डेफिनेशन में क्या बताया गया? वो चीटिंग होगा, या wrongful गेन होगा, या फ्रॉड होगा, या फिर causing injury which is likely to cause death। तो क्या होगा ये? ऑप्शन बी, wrongful गेन, वो wrongful गेन होगा। नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 2 के 19 में बताया गया है ऑफ बीएनएस मैन डिनोट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ। मैन की डेफिनेशन दी गई है 19, जिसमें मैन में क्या क्या शामिल है? मैन डिनोट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ 16 ईयर्स, 21 ईयर्स, 18 ईयर्स, एनी एज। मेल जो मैन बनाया गया है, मैन की जो डेफिनेशन है उसमें क्या बताया गया है? यानी कि मैन कौन होगा? मेल ह्यूमन बीइंग होगा, लेकिन उसकी एज के बारे में क्या ओपन किए गए हैं? तो राइट आंसर इज डी, एनी एज। मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज इज मैन। और वुमेन में क्या होगा? वो फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। मेल में किसी भी एज का पुरुष और फीमेल में किसी भी एज की महिला शामिल है। अंडर सेक्शन 2
के 20 में बताया गया है BNS मंथ एंड ईयर इज रिकॉग्ड अकॉर्डिंग टू। मंथ एंड ईयर जो है वो किसके अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, कहाँ से लिए जाएंगे? तो हिजरी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ब्रिटिश कैलेंडर या फिर पंचांग। तो ये पीछे आईपीसी में भी यही सेम चीज दी हुई थी, क्या है? ऑप्शन बी, ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो भी मंथ और ईयर है इनका कैलकुलेशन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड पर्सन डिनोट्स। पर्सन है वो क्या डिनोट करता है? पर्सन में कौन कौन शामिल है, क्या क्या शामिल है पर्सन में? तो क्या बताया गया? एनी मेल ह्यूमन बीइंग including a company or association or body of persons whether incorporated or not. Option C is only female human being, only government companies. So the right answer is option B, includes a company or association or body of person whether incorporated or not. यानी कि कोई कंपनी हो या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो या फिर बॉडी ऑफ पर्सन हो, वो इनकॉर्पोरेटेड निगमित हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो किस में आएगा? पर्सन के डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ऑफ BNS, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ। चाइल्ड है अंडर द एज ऑफ, चाइल्ड को क्या, किस एज के बच्चे को चाइल्ड माना गया है? अंडर द एज ऑफ कितना है, क्या लिमिट दिया गया है? 16 ईयर्स। ऑप्शन बी इज 18 ईयर्स, ऑप्शन सी इज 12 ईयर्स और ऑप्शन डी इज 14 ईयर्स। तो क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से बिलो अगर कोई व्यक्ति है तो वो किस में आएगा? चाइल्ड में आएगा। ये डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 में चाइल्ड के। नेक्स्ट इज सेक्शन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या है? गुड फेथ विद इन द मीनिंग ऑफ द BNS मीन्स, यानी BNS के अनुसार गुड फेथ क्या है? तो ऑप्शन ए इज एन एक्ट डन विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन। कोई ऐसा एक्ट है जो कि डन विथ ड्यू केयर और अटेंशन के साथ में अगर कोई एक्ट किया गया है, या फिर एन एक्चुअल बिलीफ दैट द एक्ट डन इज नॉट कॉन्ट्रेरी टू लॉ। कोई एक्चुअल बिलीफ जो कि एक्ट किया जाता है इज नॉट कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो कॉन्ट्रेरी नहीं है लॉ के। ऑप्शन सी इज एन एक्ट इन फैक्ट डन ऑनेस्टली, यानी कि जो वास्तव में ऑनेस्टली किया गया। और ऑप्शन डी एन एक्ट डन अंडर बोनाफाइड बिलीफ, यानी कोई एक्ट है जो कि अंडर बोनाफाइड बिलीफ किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज एन एक्ट डन विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन। कोई ऐसा एक्ट जो कि ड्यू केयर और अटेंशन के साथ अगर किया जाता है तो उसको माना जाता है गुड फेथ, वो कार्य उसने गुड फेथ में किया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। द प्रोनाउन ही अंडर सेक्शन 2 of the BNS and its derivatives are used of any person, यानी कि जो ही है और उसके डेरिवेटिव्स हैं जो कि BNS में डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 2 में, वो किसके लिए यूज होते हैं? फॉर एनी पर्सन ऑफ, ऑप्शन ए मेल, ऑप्शन बी फीमेल, ऑप्शन सी ट्रांसजेंडर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। पहले मेल एंड फीमेल था आईपीसी में, BNS में ट्रांसजेंडर और जोड़ दिया गया। ट्रांसजेंडर पर्सन जो एक्ट है 2019 का, उसमें जो डेफिनेशन दी गई है ट्रांसजेंडर की, वो डेफिनेशन इसमें ट्रांसजेंडर की वही डेफिनेशन ली गई है और ट्रांसजेंडर को ही एंड इसके डेरिवेटिव्स में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट इज
क्वेश्चन नंबर 20 ए पुलिस ऑफिसर। ए कौन है? एक पुलिस ऑफिसर है। एप्रीहेंड्स जेड हु हैज कमिटेड मर्डर। जेड ने मर्डर कमिट किया तो उसको पकड़ लिया। हियर ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ wrongful confinement for he was bound by law to apprehend Z। यानी कि जेड है, उसने मर्डर किया है, ये कोई पुलिस ऑफिसर है, उसने उसको अरेस्ट कर लिया और उसको मतलब कन्फाइन कर लिया। तो वो क्या नहीं है, पुलिस ऑफिसर जो है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का दोषी नहीं होगा। विथ वारंट कब नहीं होगा वो दोषी? अगर वो विथ वारंट पकड़ता है तब नहीं होगा, विदाउट वारंट पकड़ता है तो नहीं होगा, समन से पकड़ता है तो नहीं होता, या फिर नॉन ऑफ दी अबव। कब वो अगर ए है वो दोषी नहीं होगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विदाउट वारंट। अगर मान लो कि ए कोई पुलिस ऑफिसर है और वो देखता है कि जेड ने कोई मर्डर कर दिया है, वो उसको अरेस्ट कर लेता है, कन्फाइन कर लेता है, तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का दोषी कब नहीं होगा? अगर वो वारंट से कर रहा है तो वैसे नहीं होगा, वारंट तो अथॉरिटी। लेकिन हमें वो सिचुएशन देखनी है कि कब हो सकता था लेकिन वो नहीं हो रहा है। कंडीशंस विदाउट वारंट अगर हम किसी को अरेस्ट कर लेते हैं तो वो क्या हो सकता है, वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का दोषी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे उसने मर्डर किया है जेड ने और उसको अरेस्ट किया है, कन्फाइनमेंट किया है, तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का दोषी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। ए पर्सन एम्प्लॉयड ब्लैंक इन द कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क और सर्वेंट। एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है जो एम्प्लॉय किया गया है किसमें? इन कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क, क्लर्क की कैपेसिटी में, और ए सर्वेंट या सर्वेंट की कैपेसिटी में। इज ए क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सबसेक्शन ऑफ जनरल एक्सप्लेनेशन। यानी कि ये अगर कोई व्यक्ति है उसको क्लर्क या फिर सर्वेंट नियुक्त किया गया है तो जनरल एक्सप्लेनेशन के सबसेक्शन के हिसाब से वो क्या है? ऑप्शन ए टेम्परेरीली, ऑप्शन बी पर्टिकुलर ओकेजन पे, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। क्या है? ए पर्सन एम्प्लॉयड इन द कैपेसिटी ऑफ क्लर्क और सर्वेंट इज ए क्लर्क और सर्वेंट। यानी कि कोई भी पर्सन है जो कि क्लर्क या सर्वेंट नियुक्त किया गया है तो वो क्लर्क या सर्वेंट होगा इन मीनिंग ऑफ दिस सबसेक्शन ऑफ जनरल एक्सप्लेनेशन। जनरल एक्सप्लेनेशन के सबसेक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या क्लर्क या सर्वेंट होगा? किस कंडीशन में? वो टेम्परेरी अगर किया गया है या फिर पर्टिकुलर ओकेजन पे किया गया या फिर दोनों या फिर नॉन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन इज ऑप्शन सी बोथ एंड बी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति टेम्परेरीली क्लर्क या सर्वेंट नियुक्त किया गया है तो भी वो बीएनएस के अनुसार उसको क्लर्क या सर्वेंट माना जाएगा जनरल एक्सप्लेनेशन के सबसेक्शन के अनुसार। और अगर उसको किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे अगर नियुक्त किया गया तो भी वो क्या आएगा? क्लर्क या सर्वेंट ही होगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि उसको परमानेंटली ही नियुक्त किया गया, वो टेम्परेरीली भी हो सकता है और किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेथ। ए क्या करता है? इंटेंशनली जेड की डेथ कॉज कर देता है, पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड। ये क्या है? इंटेंशनली जेड की डेथ कॉज कर देता है। कैसे करता है? कुछ तो उसको फूड नहीं देता है और कुछ उसको मारता है, तो उसकी वजह से वो क्या होता है? उसकी डेथ कॉज हो जाती है। तो ऑप्शन क्या है? ए हैज कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए बोलता है कि ए ने कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया। ऑप्शन बी है कि ए हैज कमिटेड मर्डर, ए ने मर्डर कॉज किया।
ऑप्शन सी इज ए हैज कमिटेड हर्ट, ए ने हर्ट कॉज किया, या फिर ए हैज कमिटेड क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, ए ने मिस अप्रोप्रिएशन किया। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ए हैज कमिटेड मर्डर। यानी कि वो कुछ तो उसको खाना नहीं देता है और कुछ उसको पीटता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो किसका दोषी होगा? वो उसके मर्डर के लिए दोषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। A attacks Z under such circumstances of grave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide not amounting to murder। क्या करता है? ए है वो जेड के ऊपर ऐसी कंडीशंस में अटैक करता है जो कि उसको ग्रेव प्रोवोकेशन दिया गया, गंभीर प्रोवोकेशन दिया गया है, दैट हिज किलिंग ऑफ जेड, और ऐसी स्थिति में वो जेड को मार देता है जो कि कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आएगा, न कि मर्डर में। बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड एंड इंटेंडिंग टू किल हिम। बी क्या करता है? इल विल रखता है, उसकी इल विल है किसके तरफ? जेड की ओर, एंड इंटेंडिंग टू किल हिम, और वो जेड को मार देना चाहता है, एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू दी प्रोवोकेशन, और उसको कोई प्रोवोकेशन नहीं दिया गया है, असिस्ट ए इन किलिंग जेड। के है, ए है जो वो क्या है? ग्रेव प्रोवोकेशन में है, और बी वहीं पास में खड़ा हुआ है, वो इलविल है, जेड को मरवाना चाहता है और उसको कोई प्रोवोकेशन नहीं दिया गया, फिर भी वो ए को असिस्ट कर रहा है, ए की हेल्प कर रहा है जेड को मारने में। हियर दो ए एंड बी आर बोथ engaged in causing Jed's death, B is guilty of murder। दोनों ने क्या किया? ए और बी दोनों ने उसकी जेड की डेथ कॉज की, दोनों उसमें शामिल थे। क्यों? क्योंकि ए ने ग्रेव प्रोवोकेशन में मर्डर किया और बी ने उसको असिस्ट किया, उसकी हेल्प की। ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, तो ये बोल रहा है कि ए यहाँ, सॉरी, बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, बी यहाँ पे मर्डर का गिल्टी है, दोषी है। ऑप्शंस क्या है? ए इज गिल्टी ओनली ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, बी किसका दोषी है? मर्डर का। अब ऑप्शन बोल रहा है ए किसका दोषी है? कल्पेबल होमिसाइड का। ऑप्शन बी है ए इज गिल्टी ओनली ऑफ मर्डर, या फिर ए मर्डर का दोषी है, या फिर ए इज गिल्टी ऑफ बोथ कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, और डी ए इज गिल्टी ओनली फॉर क्रिमिनल एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे ए किसका दोषी होगा? बी को बता दिया है कि वो मर्डर का दोषी है, लेकिन ए ने किस में किया था? ग्रेव प्रोवोकेशन में कार्य किया था, और उसके द्वारा उसकी जेड की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ए इज गिल्टी ओनली ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ए है वो कल्पेबल होमिसाइड का दोषी होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है? ए जेलर हैज द चार्ज ऑफ जेड, ए प्रिजनर। ए एक जेलर है, हैज द चार्ज ऑफ जेड, जेड का चार्ज रखता है, ए प्रिजनर जो कि ए प्रिजनर है। ए इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ, ए जेलर है जो कि जेड का चार्ज उसके पास है, और जेड क्या है? एक प्रिजनर है। वो क्या, ए क्या है? उसका इंटेंशन है जेड की डेथ कॉज करना। इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड विथ फूड, वो क्या करता है? इलीगली उसको फूड की सप्लाई बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी जेड की डेथ कॉज करना चाहता है। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच जेड इज मच रेड्यूस्ड इन स्ट्रेंथ, जब उसकी खाना उस टाइम पे नहीं देता है, सप्लाई बंद कर देता है, तो क्या हो जाता है? जेड बहुत ही वीक हो जाता है। बट द स्ट्रेंथ स्टारवेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज डेथ, लेकिन उसकी खाना बंद करने से मौत नहीं होती है, और ये मृत्यु करने के लिए काफी नहीं है। ए इज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज ऑफिस,
ए को उसके ऑफिस से डिसमिस कर दिया जाता है एंड बी सक्सीड्स हिम, और वहां पे किस जगह किसको नियुक्त किया जाता है, बी को। बी विदाउट कोलिजन और कॉर्पोरेशन विथ ए illegally omits to supply Z with food। बी जो आया वो भी क्या करता है, वो ए से मिला हुआ नहीं है, न उसने कोई उससे कॉर्पोरेशन किया है, नहीं कोऑपरेशन किया है या कोई बातचीत हुई है, और वो भी क्या करता है, जेड को खाने की सप्लाई नहीं करता है। नोइंग दैट ही इज लाइकली देयर बाय टू कॉज जेड्स डेथ, जबकि उसको पता है कि अगर वो इस प्रकार से खाना रोकेगा तो जेड की मृत्यु कोज हो जाएगी। जेड डाइज ऑफ हंगर, जेड है वो भूख से मर जाता है। बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, यहाँ पे बी मर्डर का गिल्टी है, बट एज ए डिड नॉट कोऑपरेट विथ बी, लेकिन ए ने बी के साथ में क्या नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया था, क्योंकि वो पहले ही चला गया था और मृत्यु कोज नहीं हुई थी। तो यहाँ पे ए किसका दोषी होगा, ऑप्शन ए is guilty only of an attempt to commit murder। Option B is A is guilty of murder। Option C is A is guilty only of an attempt to commit culpable homicide। And option D is none of the above। तो इनमें से A किसका दोषी होगा, B ने खाना नहीं दिया जिससे उसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई, तो वो मर्डर का दोषी है। लेकिन A किसका दोषी है, तो the right answer is option A। A is guilty only of an attempt to commit murder, यानी वो attempt to murder का दोषी होगा, क्योंकि उसके द्वारा मर्डर किया नहीं गया, लेकिन उसने मर्डर करने की कोशिश की है, उसको मारने के लिए वो उसको खाना नहीं दे रहा था, उसको हटा दिया गया, वरना हो सकता है कि वो बाद में मर भी जाता, तो वो मर्डर का दोषी होता। लेकिन यहाँ पे वो मरा नहीं था, इसलिए वो किसका है, अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी है। Next is question number 25. When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, क्या किया जाता है, कोई क्रिमिनल एक्ट है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए किया जाता है, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन के अनुरूप किया जाता है। ईच ऑफ सच पर्सन्स इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। तो उनमें से जितने भी लोग हैं वो किसके दोषी होंगे, उस सेम मैनर में दोषी होंगे जैसे कि वो एक्ट उसके द्वारा अकेले किया गया। द स्टेटमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द संहिता, ये स्टेटमेंट किस सेक्शन में दिया गया है इस संहिता के, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 34 था आईपीसी में, तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 34, सेक्शन 149, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3 या सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5। पहले आईपीसी में ये सेक्शन 34 में था और बीएनएस में सेक्शन 3 के सब सेक्शन 5 में आ गया। Next is question number 26. What are the essentials of the common intention? Common intention के essentials क्या क्या है, तो first is there must be some act which is criminal in nature। कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए जो कि नेचर में क्रिमिनल हो, कोई ऐसा कॉमन एक्ट होना चाहिए। मस्ट बी डन बाय 2 और मोर पर्सन, जो कि 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन सी, देयर मस्ट बी सम एक्ट विच इज क्रिमिनल एज वेल एज सिविल इन नेचर, कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए जो कि क्रिमिनल है एज वेल एज सिविल इन नेचर, वैसे ही नेचर में सिविल भी है, यानी कि जैसे क्रिमिनल है उसी प्रकार से सिविल भी है वो। और ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, दोनों होंगे, ऑप्शन ए एंड बी दोनों इसके लिए
होंगे। यानी कि क्या है कॉमन इंटेंशन के इसेंशियल्स क्या क्या है। फर्स्ट इज देयर मस्ट बी सम एक्ट विच इज क्रिमिनल इन नेचर, यानी कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए जो कि नेचर से वो क्राइम हो, क्रिमिनल इन नेचर हो। एंड सेकंड इज मस्ट बी डन बाय 2 और मोर पर्सन, जो कि 2 या 2 से अधिक लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज held that prior meeting of minds not a mandate to trigger section 34 of IPC, and that is section 3 subsection 5 of BNS, common intention can form even during commission of offense। यानी कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें हेल्ड किया गया था कि द प्रियर मीटिंग ऑफ माइंड्स नॉट ए मैंडेट, यानी कि सेक्शन 34 आईपीसी का लागू करने के लिए प्रियर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना जरूरी नहीं है, या कॉमन इंटेंशन के लिए प्रियर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना जरूरी नहीं है। ये कौन से केस में हेल्ड किया गया था। ऑप्शन ए इज रामविलास सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ऑप्शन बी इज राम नरेश वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। ऑप्शन सी इज क्वीन वर्सेज एम्परर एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दी अबव। इनमें से कौन से केस में यह डिसाइड किया गया था। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी राम नरेश वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, यानी राम नरेश वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी केस में ये डिसाइड किया गया था, ये बताया गया था, ये हेल्ड किया गया था कि प्रियर मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नॉट मैंडेटरी टू ट्रिगर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। आईपीसी के सेक्शन 34 को लागू करने के लिए माइंड्स की प्रियर मीटिंग होना जरूरी नहीं है, जो कि अभी बीएनएस का सेक्शन 3 का सबसेक्शन 5 है कि कॉमन इंटेंशन के लिए माइंड्स की प्रियर मीटिंग आवश्यक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है राम नरेश वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। हम जब आगे केस लॉज पढ़ेंगे तो इसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे इस केस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज आर रिलेटेड विद द कॉमन इंटेंशन। अभी मैं कुछ 4 ऑप्शन दूंगा कि कौन सा केस है जो कि कॉमन इंटेंशन से संबंधित है। एक केस अभी हमने पढ़ा है, हो सकता है ऑप्शन में वो भी हो, देखते हैं। फर्स्ट इज बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज किंग एम्परर। सेकंड महबूब शाह वर्सेज एम्परर। थर्ड इज कुशाल राव वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे, बोथ एंड बी। तो क्या दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज और रिलेटेड विद द कॉमन इंटेंशन, यानी कि यहाँ पे जो 3 केस दिए गए हैं इनमें से कौन सा केस या कौन से केस इससे संबंधित हैं, किससे, कॉमन इंटेंशन से। पहला बोल रहा है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज किंग एम्परर। सेकंड इज महबूब शाह वर्सेज एम्परर और थर्ड इज कुशाल राव वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो इनमें से कौन सा शामिल है या कौन से शामिल है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज किंग एम्परर और महबूब शाह वर्सेज एम्परर, ये दोनों ही किससे संबंधित हैं, कॉमन इंटेंशन से संबंधित। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन महबूब शाह का जो केस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ये बहुत बार पूछा जाता है महबूब शाह वर्सेज एम्परर का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए जेलर, ए कोई एक जेलर है द चार्ज ऑफ जेड ए प्रिजनर। क्या है वो, एक प्रिजनर है जेड, उसका चार्ज रखता है ए इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ। ए है वो जेड की डेथ कॉज करना चाहता है, इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड विथ फूड। इलीगली वो क्या करता है, ओमिट करता है जेड को फूड की सप्लाई। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच जेड इज मच रेड्यूस्ड इन स्ट्रेंथ, जेड की स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो गई है। बट दिस स्टारवेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज हिज डेथ, लेकिन उसकी मृत्यु कारित करने के लिए ये काफी नहीं है।
ए इज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, ए को उसके ऑफिस से डिसमिस कर दिया जाता है। एंड बी सक्सीड्स हिम, बी आता है वहां पे, बी विदाउट कोलिजन और कॉर्पोरेशन विथ ए illegally omits to supply जेड with food, ये है वो कॉपरेशन नहीं करता है लेकिन फिर भी वो जेड की खाने की सप्लाई को रोक देता है। knowing that he is likely thereby to cause जेड्स डेथ, कि वो जेड की डेथ काज कर देगा अगर खाना नहीं देगा तो। जेड डाइज ऑफ हंगर, जेड मर जाता है। बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर बट एज ए डिड नॉट कोऑपरेट विथ बी, तो ए किसका दोषी होगा? फर्स्ट इज ए इज गिल्टी ओनली ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, ए इज गिल्टी ओनली टू अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, और डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, ये है वो अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर का दोषी होगा। तो इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन 29 क्वेश्चन हो गए हैं। चैप्टर 1 कवर हो गया है। इसमें जो चैप्टर 1 में हमने जो 29 क्वेश्चन पढ़े हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, वो उनके बारे में मैंने पूरे क्वेश्चंस आपको बताए हैं। आगे इसी प्रकार से मैं आपको चैप्टर 2 के भी कवर करूँगा, साथ में हम मेंस के कवर क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। तो जब 1-2 चैप्टर हो जाएगा उसके बाद में हम मेंस के क्वेश्चन भी साथ में देखेंगे। मेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रकार से आंसर राइटिंग है, किस प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे।